गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को साथ साथ पूरा कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। कल बेटा हम पढ़ रहे थे माटी वाले के बारे में कि उसकी दिनचर्या क्या थी और वो क्या काम करती थी। तो हमने पढ़ा था कि जो माटी वाली है वो टिहरी शहर में माटी बेचने का काम करती थी, लाल मिट्टी बेचती थी वो। उस समय घर कच्चे होते थे, इसलिए उनको लीपने पोतने का काम मिट्टी से किया जाता था। तो माटी वाली है वो प्रत्येक घर में, टिहरी शहर था उसके प्रत्येक घर में लाल मिट्टी पहुंचाती थी और उसके बदले उसे कुछ पैसे दिए जाते थे। तो हम पढ़ रहे थे कि इसी तरह वो एक घर में मिट्टी डालने के लिए जाती है, तो वहाँ पड़ोस की दूसरी जो घर था उसकी एक लड़की उसे बुलाने आती है कि मेरी माँ ने आपको हमारे घर बुलाया है। तो माटी वाली कहती है कि मैं आती हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे देखिए, घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कहा। उड़ेल देने का मतलब डाल देने के लिए कहा था। तो मालकिन कहती है उसे, तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। तो उस घर की मालकिन उसे भाग्यवान कहते हुए कहती है कि तू खाने के समय पे हमारे घर आई है, इसलिए तेरी किस्मत अच्छी है। क्योंकि जो भाग्यवान लोग होते हैं, अच्छी किस्मत वाले लोग होते हैं, वो खाने के टाइम पे आते हैं। वो अपने रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वो फिर अपनी रसोई में घुस गई। तो जो घर की मालकिन है वो उसे रोटियां देकर फिर से अपनी रसोई में काम करने चली गई। माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। तो लेखक बता रहे हैं कि जब मालकिन ने उसे भाग्यवान कहा तो जो माटी वाली है उसने इस बारे में कुछ नहीं सोचा, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं था कि वो अपने भाग्य के बारे में सोच सके। समय क्यों नहीं था? क्योंकि उसे सुबह से लेकर शाम तक जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। वो सुबह जल्दी उठ के माटी खाने से माटी खोदने जाती थी। उसके बाद उसे शहर के हर घर में जिनको जरूरत होती थी वहाँ पहुँचाती थी और रात होने तक उसे यही काम करना होता था। रात को थकी हारी वो फिर से सो जाती थी। तो उसके लिए केवल अपना पेट भरना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। वो अपने भाग्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती थी। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। तो जैसे ही मालकिन उसको रोटियां देकर जाती है तो वो इधर उधर देखती है कि उसे कोई देख तो नहीं रहा है। और जब उसे विश्वास हो गया कि उसके सिवा यहाँ पर कोई नहीं है तो उसने क्या किया, उसने फौरन अपने सिर पर धरे डीले के कपड़े की मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। डीला क्या होता है? जो कपड़ा लपेट कर जिसके ऊपर वो अपनी माटी का कंटर धरती थी, जिसे हम देसी भाषा में मंडासी कहते हैं, वो उसको खोल दिया। तो कपड़े की उसने वो मंडासी टाइप बना रखी थी, उसको खोल दिया। फिर एक हरा खुल जाने के बाद वो एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। तो जिसका उसने डिल्ला बना रखा था वो एक पुरानी चादर के जैसा था, उसका उसने बनाया हुआ था वो डिल्ला। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चिल्लाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वो गिलास गुड़िया के पास जमीन पर रख दिया। तो लेखक बता रहे हैं कि उसने जो 2 रोटियां देके गई थी मालकिन, उसमें से एक रोटी को अपने कपड़े में छिपा लिया और यूं ही मुंह चलाने लगी जैसे कि वो दिखावा कर रही हो कि उसने एक रोटी को खा लिया है। तभी जो मालकिन है वो उसको एक पीतल के गिलास में क्या लेके आती है? चाय लेके आती है उसके लिए। ले सदाबासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। और मालकिन उसे कहती है कि अभी से मैंने जो साग है यानी सब्जी नहीं बनाई है, इसलिए तू इसी के साथ ये खाना पड़ेगा तुझे रोटी। उसके बाद 1 मिनट। तो माटी वाले को जो मालकिन है वो कह रही है कि मैंने अभी से साग सब्जी कुछ नहीं बनाया है, इसलिए इस चाय के साथ ही तुझे रोटियां खानी है। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई से पकड़कर पीतल का वो गर्म गिलास हाथ में उठा लिया, क्योंकि चाय गर्म थी। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले
में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए शू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी, जैसे सभी मारते हैं ना, गर्म चीज़ को खाते हैं पीते हैं तो उसे फूंक मार के ठंडा करते हैं, ऐसे ही माटी वाली कर रही थी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुकड़ने लगी। सुकड़ने का मतलब पीने लगी। प्रश्न आ रहे हैं हमारे कि शहरवासी किसे अच्छी तरह पहचानते थे। तो इसमें उत्तर आया था कि माटी वाली को और उसके कंटर को। कामिनी कौन थी? वो जो एक 9-10 साल की लड़की पड़ोस से उसको बुलाने आई थी। कामिनी की माँ ने वृद्धा को क्या दिया? क्या दिया था? 2 रोटियां दी थी और उसके साथ चाय दी थी पीतल के गिलास में। वृद्धा ने एक रोटी का क्या किया? उसे उसने अपने कपड़े में छिपा लिया था। अब आगे देखिए, चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। तो वो क्या कहती है माटी वाली, जब मालकिन उसे कहती है कि मैंने सब्जी नहीं बनाई आज, इसलिए चाय के साथ ही काम चलाना पड़ेगा, तो कहती है कि चाय तो अपने आप में एक बहुत अच्छा साग है, यानी इसके साथ भी वो बहुत अच्छे से खाना खा सकती है। भूख तो अपने आप में साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। तो मालकिन उससे कहती है कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है, भूख मीठी की भोजन मीठा। यानी जब भूख लगी होती है तो व्यक्ति उसके किसी चीज़ के स्वाद को नहीं देखता, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अपनी भूख मिटाना होता है। यानी जब भूखा होता है तो वो खाने के स्वाद को नहीं देखता, सबसे पहले अपनी भूख मिटाता है। जब भूखा होता है तो रूखा सूखा खाना भी उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसलिए मालकिन कह रही हैं कि भूख मीठी की भोजन मीठा, यानी भूख भोजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आगे हमारा प्रश्न बनेगा कि भूख मीठी की भोजन मीठा, इसका क्या अर्थ है? तो इसका यही अर्थ है कि जब व्यक्ति को भूख लगी होती है तो वो खाने के स्वाद को नहीं देखता, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अपनी भूख मिटाना। जब भूखा होता है तो उसको रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। तुमने कभी अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। तो माटी वाली कहती है कि मालकिन आपने अब तक इन गिलासों को संभाल के रखा हुआ है, लेकिन आजकल पीतल के गिलास कोई नहीं रखता। तो मालकिन क्या जवाब देती है? इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने की बजाय मन मसोच कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीजें, जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। तो जब माटी वाली उससे पूछती है कि आजकल तो घरों में कोई भी पीतल के बर्तन नहीं रखता और आपने इन्हें अभी तक संभाल के रखा हुआ है, तो मालकिन बताती है कि इनको खरीदने के लिए हमारे घर में भी कई बार खरीदार आए, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने इन चीज़ों को बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया हुआ, यानी न जाने उन्होंने अपनी कितनी ही इच्छाओं को मारा होगा, कितनी अपनी ज़रूरतों को मारा होगा, तब जाके उन्होंने ये चीज़ें इकट्ठी की होंगी। इसलिए उनका सम्मान करते हुए उनकी इतनी मेहनत से कमाई हुई चीज़ों को यूं ही हराम के भाव यानी सस्ते दामों में देने का मेरा दिल नहीं गवाही देता, मेरा दिल इसके लिए तैयार नहीं है। और अगर हम बाजार में जाके देखें तो पीतल के भाव है, पीतल का जो रेट है वो बहुत ही महंगा है, लेकिन जो ये खरीदने वाले हैं ये बिल्कुल सस्ते दामों पे इनको लेके जाते हैं। तो यहाँ पर मालकिन का अपने पूर्वजों के प्रति आदर सम्मान दिखाई देता है कि वो अपने पूर्वजों का किस तरह से सम्मान करती थी, उनके द्वारा इकट्ठी की हुई चीज़ों को, अपनी विरासत को किस तरह संभाल के रखती थी। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी की। तो माटी वाली कहती है कि जो बाकी लोग हैं वो इस बात को नहीं सोचते कि ये हमारे पूर्वजों का सम्मान है, उन्होंने बड़े ही मेहनत से इनको इकट्ठा किया होगा। अब तो जिस घर में भी जाओ वहाँ पे स्टील या फिर चीनी या कांच के बर्तन दिखाई देते हैं। चीनी के बर्तन कैसे होते हैं? जो चीनी मिट्टी के, जो हम चाय के कप होते हैं ना हमारे, वो होते हैं चीनी मिट्टी के। पर अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। तो
मालकिन क्या कहती है कि अपनी जो चीज़ें होती हैं उनका मोह बहुत बुरा होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी चीज़ों से लगाव होता है और उनके शहर में बांध बनने वाला है। इसलिए मालकिन कहती है कि मैं तो सोचकर ही घबरा जाती हूँ कि अब हम अपनी जगह को छोड़ के, इस जमीन जायदाद को छोड़कर कहाँ जाएंगे। ठकुराइन जी, जो जमीन जायदाद के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। तो जो माटी वाली है वो अपनी गरीबी का यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, बता रही है अपनी गरीबी का, अपनी मजबूरी को बता रही है कि जिसके पास जमीन जायदाद है वो तो कहीं ना कहीं चले ही जाएंगे, क्योंकि उनको तो उनकी जमीन के बदले में मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन मेरा क्या होगा, यानी मेरे पास तो कोई जमीन जायदाद नहीं है, इसलिए मुझे तो मुआवजा भी नहीं मिलने वाला, तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी तरफ तो देखने वाला कोई नहीं, यानी मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। तो इस तरह से वो वहाँ पे चाय पी के रोटी खाकर दूसरे घर में चली जाती है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बेटा। इसके साथ आपको होमवर्क मिलेगा, जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपने फिर नोटबुक में साथ साथ लिखते रहना है और याद करते रहना है। थैंक यू।